पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस घर में एक भी औरत नहीं है वहां मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? मैं अपनी फूल सी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकता। लेकिन सुधा के लिए रिश्ता बिल्कुल सही है। ये आप क्या कह रहे हैं? भले ही सुधा आपकी सगी बेटी ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिस घर में एक भी औरत नहीं है, मैं उसे वहाँ कैसे भेज दूं? अरे तो वो लोग दहेज भी तो नहीं ले रहे हैं। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो किसी औरत से भरे परिवार में अपनी बेटी की शादी खुद करना। मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगा। हाँ, मैं कर लूंगी। वैसे भी इसके पिताजी इसके लिए काफी जायदाद छोड़ कर गए हैं। खबरदार जो उस जायदाद में से 1 रुपए लेने की कोशिश करी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर भटकना इस उम्र में। चक्कर चला रहा हूँ कि मैं कैसे उस जायदाद को अपने नाम करवाना। ममता का कोई नहीं था, इसलिए वो तलाक के नाम से काफी डर जाती है और चाहकर भी अपनी बेटी सुधा के लिए कुछ नहीं कर पाती। सुधा हर रोज की तरह किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पूनम आती है। अच्छा है, जितना काम करोगी उतना सही है। वैसे भी तुम्हारे होने वाले ससुराल में एक भी औरत नहीं है, तो सारे काम तो तुम्हें ही करने होंगे। पूनम की बात सुनकर सुधा जल्दी से अपनी माँ के पास आती है, जहाँ ममता से उसे सारी बात पता चलती है। सुधा बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। माँ, आपने वैसे भी आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? आप तो बस मजबूर हो। सुधा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वही जब ये बात सुधा पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली ट्विंकल को बताती है। यार, घर में एक भी औरत नहीं है, चारों तरफ सारे मर्द ही मर्द होंगे। पता नहीं उनकी नजर कैसी होगी। तू जरा बचकर रहना, और कुछ हो तो मुझे फौरन कॉल कर देना। अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को देख देख कर मुझे तो मर्द जात से नफरत हो गई है। और अब मुझे ससुराल ऐसा मिला है कि सिर्फ उसमें मर्द ही मर्द है। सास बिना ससुराल में मैं कैसे रहूंगी? सुधा काफी परेशान होती है। तो वहीं अब कुछ समय में सुधा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आज सुधा के ससुराल से उसका शादी का जोड़ा आता है, जिसे देख पूनम हंसते हुए ये भी कोई शादी का जोड़ा है? कितनी बुरी चॉइस है इनकी। मायके में तो तुझे कभी नए कपड़े मिले नहीं, ससुराल में भी तेरा यही हाल होगा। मुझे तो लगता है ये तेरी मरी हुई सास के जमाने का शादी का जोड़ा है। पूनम की ऐसी बातें सुनकर सुधा का और दिल दुखता है और अब इसी तरह समय गुजरता है और सुधा और संदीप की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के बाद सुधा अपने सास बिना ससुराल पहुंचती है। दहलीज पर सुधा के सभी देवर और ससुर हाथ में पूजा की थाली लिए गृह प्रवेश की तैयारी करके खड़े होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से दाएं पैर से चावल से भरे कलश को गिराकर अंदर आते हैं। इन चीजों के बारे में सुधा को अच्छे से पता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही अब अपना गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। वेलकम होम भाभी। पता है, आपके आने की खुशी में हमने खुद अपने हाथों से पूरे घर की डेकोरेशन की है। कैसी लगी आपको डेकोरेशन भाभी? आप आ गई हो ना, तो आप मेरे साथ रोज शाम में वीडियो गेम खेलना। आप ही मेरी पार्टनर हो। नहीं भाभी, आप मेरे साथ शाम में बाइक राइड पर चलना। आपको मैं बाइक पर ही सारे शहर घुमा दूंगा। आपका ये देवर राइडर जो है। अरे सुधा को तो बोलने का मौका दो। देखते हैं सुधा अंकुर के साथ गेम खेलेगी या कार्तिक के साथ बाइक राइड पर जाएगी। बताओ सुधा, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं ना, मुझे ना गेम पसंद है और ना बाइक पर घूमना। मैं थक गई हूँ। इतना कहकर सुधा कमरे की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर उसके दोनों देवर। अरे भाभी को क्या हुआ? हमने कुछ गलत कहा क्या? अरे अभी तुम्हारी भाभी आई है। पता है शादी की थकान कितनी होती है। संदीप बेटा जाओ, तुम भी जाकर आराम कर लो और कुछ जरूरत हो तो बता देना। संदीप कमरे में आ जाता है और अब दोनों पति पत्नी अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन सुधा सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और अब रसोई में जाकर पहली रसोई की तैयारी करती है। इतने सारे मर्द हैं घर, एक भी अगर 10 पूरी खाएगा तो मुझे कम से कम 40 से 50 पूरी बनानी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अगर कम से कम मेरी सास होती तो वो थोड़ी बहुत मदद तो करवाती। सुधा परेशान होते हुए खाना बनाने लगती है कि तभी सुधा के दोनों देवर अंकुर और कार्तिक रसोई में आते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी रसोई में ही मिलेंगी। भाभी, आपने तो खाने की तैयारी भी कर दी। मैं जानता हूँ हम लड़के लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। क्या कहा? मदद? इसका मतलब तुम दोनों को खाना बनाना आता है? हाँ भाभी, माँ के जाने के बाद हम ही खाना बनाते थे। माँ के जाने के बाद सब कुछ सीखना पड़ा। पापा ने ही हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। वो तो खुद भी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं आ पाए। चलिए हम आपकी मदद करवाते हैं। अंकुर कार्तिक मिलकर सुधा की खाना बनाने में काफी ज्यादा मदद करवाते हैं, जहाँ के लिए सुधा को इतना सारा खाना बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं। तो वहीं अपने देवर की मदद से सुधा 1 घंटे में ही सब कुछ तैयार कर लेती है। देखा भाभी, कितनी जल्दी सब कुछ तैयार हो गया। बस पूरियां रह गई हैं, वो भी फूली फूली निकल रही है। पता नहीं भाभी आज कैसे इसकी पूरियां फूली फूली निकल रही, वरना हमेशा कढ़ाई से तो पापड़ ही निकलता था।
कार्तिक की बात सुनकर सुधा को भी थोड़ी हंसी आ जाती है, जिसके बाद अब सुधा सभी को खाना परोसती है। खाने के बाद मिथिलेश सुधा को सोने के कंगन देता है। बहू, ये सोने के कंगन तुम्हारी सास के हैं। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुद अपने हाथों से इसे अपनी बहू को पहनाए। अब वो तो चल बसी, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो हम पूरी हो सकती है ना। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? तुमने इतना सब कुछ बनाया, वो भी इतना टेस्टी, ये सब तो बनता ही है। अपने पति, देवर और ससुर का इतना प्यार देखकर जहां सुधा एक तरफ खुश होती है, तो वहीं अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को याद करते हुए सुधा अपने देवर और ससुर से घुलने मिलने की बजाय उनसे दूरी बनाकर ही रहती है। इतना बड़ा घर है, लेकिन इन लोगों से गीजर नहीं लगवाया कि हाँ ठंडी शुरू हो चुकी है। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते कैसे थर थर मेरे हाथ कांप रहे हैं। सुधा कांपते हाथों के साथ ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है कि तभी मिथिलेश रसोई में आता है और अपनी बहू को इस तरह ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए देख, ये क्या कर रही हो? चलो हटो, बीमार पड़ जाओगी। मैं धो देता हूँ बर्तन। नहीं नहीं पापा जी, बहू के होते हुए ससुर काम करे अच्छा नहीं लगता, मैं धो दूंगी बर्तन। अरे बहू, ये सब पुराने जमाने की बात है और मैं तुम्हें अपनी बहू कम बेटी ज्यादा मानता हूँ। बहू के रूप में ऊपर वाले ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। हम लोगों को तो ठंडा पानी में हर चीज करने की आदत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गीजर लगवा दूंगा कल ही। चलो अब तुम जाकर आराम करो, मैं बर्तन धो देता हूँ। अपने ससुर का इतना प्यार देखकर सुधा को भी अच्छा लगता है, तो वहीं आज कार्तिक जबरदस्ती सुधा को बाइक पर बिठाकर राइड के लिए जाता है। तो भाभी, कैसा लग रहा है आपको अपने राइडर देवर के साथ? उस अंकुर के साथ तो बोरिंग वीडियो गेम खेलकर आप बोर हो जाती। चलिए अब मैं आपको मोमोज खिलाने के लिए ले चलता हूँ। धीरे धीरे कर सुधा अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को भूलते हुए अब ससुर और देवर से अच्छे से घुल मिल रही थी। अरे सुधा, आगे तुम देखो, अंकुर तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया है, लेकिन देने से शर्मा रहा है। भाभी माइंड मत करना, मैं आपके लिए ये सूट लेकर आया हूँ। आज मार्केट में मुझे ये सूट दिखा तो मुझे आपकी याद आ गई। इसे पहनकर आप बहुत अच्छी लगोगी, बिल्कुल माँ की तरह। अपने देवर को नया सूट देता सुधा की आंखें नम हो जाती हैं और अब सुधा अपने बीते हुए कल को याद करती है। आज त्योहार, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई नया कपड़ा नहीं आया। पूनम के लिए इतनी शॉपिंग होती है, लेकिन मेरे लिए तो कोई कुछ लाता ही नहीं है। सुधा मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती है और अपने देवर का सूट पहनकर काफी खुश होती है। गुजरते समय के साथ साथ सुधा अब सबके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाती है और आज उसके ससुराल वालों को सुधा के मायके से उसके भाई की शादी का इनविटेशन आता है, जिससे सुधा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब वो अपने देवर अंकुर के साथ कुछ सामान लेने के लिए मॉल आती है। भाभी, मुझे अगली शॉप से बुक्स लेनी है, मैं अभी आता हूँ। सुधा मॉल में घर के लिए कुछ सामान देखने लगती है कि तभी सुधा की मुलाकात उसकी सौतेली बहन पूनम से होती है। तुम तो शादी के बाद बिल्कुल वैसी ही हो, सिंपल साड़ी, ना कोई ज्वेलरी। वैसे तुम शादी में तो आओगी ना? पता है, भैया ने खुद मुझे शॉपिंग के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत में शॉपिंग कहाँ। तुम्हारी शादी का लहंगा याद करके तो मुझे अभी भी हंसी आती है। वैसे शादी में कुछ ढंग का पहन कर आना, और अगर ना हो तो मुझे बता देना। हमेशा की तरह तुम्हें कोई ना कोई अपनी उत्तरन दे दूंगी। पूनम की बातें सुनकर सुधा को काफी दुख होता है, तो वहीं ये सारी बात अंकुर सुन लेता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करता है। अगले दिन सुधा सबको नाश्ता दे रही होती है, तभी सुधा, शाम को 5 बजे तैयार है ना? हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तुम्हारे भाई की शादी है ना? मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं उसमें से ही कुछ पहन लूंगी। बहू, तुम्हारे भाई की शादी है और तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें शॉपिंग करनी होगी। सुधा समझ नहीं पाती और अब शाम में संदीप, मिथिलेश और सुधा के दोनों देवर उसे शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल लेकर आते हैं। संदीप जी, तो काफी महंगा मॉल दिख रहा है। यहाँ पर तो हर चीज काफी महंगी होगी। मैं बाजार से शॉपिंग कर लूंगी, यहाँ रहने दीजिए, खामखा खर्चा हो जाएगा। इतने बड़े परिवार की बहू होकर तुम बाजार से शॉपिंग करोगी? इतनी मुश्किल से तो मैंने इस मॉल को ढूंढा है, तुम्हारी सारी शॉपिंग होगी तो यहीं से होगी। इतना कहकर अब सभी सुधा को लहंगे के सेक्शन में ले जाते हैं, जहाँ काफी सुंदर सुंदर और महंगे महंगे लहंगे होते हैं। मैडम, आप ये लहंगा देखिए, न्यू पीस आया है और आप पर काफी अच्छा भी लगेगा। ये तो काफी सिंपल सा लग रहा है। आप वो डमी वाला लहंगा दिखाइए ना, पिंक कलर का। वो रंग तो भाभी पर काफी खिलेगा। अरे कार्तिक, वो लहंगा 80,000 का है। नहीं नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, मैं इसमें से कुछ पसंद कर लूंगी। भाभी, आप भी न चुप रहिए और मैडम आप वो लहंगा दिखाइए। कार्तिक जबरदस्ती करके सुधा के लिए वो 80,000 रुपए का काफी महंगा लहंगा खरीदता है। इससे सुधा अभी शौक नहीं थी कि तभी मिथिलेश, बहू, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई के संगीत के लिए ये ड्रेस काफी अच्छी रहेगी। ये शायद इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। अभी कार्तिक के कहने पर मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है और अब संगीत के लिए मुझे ये लेने के लिए कह रहे हैं।
और ये तो थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल में भी है, मैं इसे कैसे पहनूंगी? मैं संगीत में अपनी साड़ी में से कुछ पहन लूंगी। तुम्हें सिर्फ चीज पसंद करनी है, महंगा सस्ता छोड़ दो। और अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं उसे यही पहनने के लिए कहता, और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मिथिलेश जबरदस्ती सुधा को संगीत के लिए वो इंडो वेस्टर्न ड्रेस दिलवाता है, तो वहीं अब संदीप और अंकुर सुधा के लिए ढेर सारी साड़ियां और सूट निकलवाते हैं। अरे बस करिए आप लोग, शादी के लिए 2-3 जोड़े काफी होते हैं। इतने सारे कपड़े लेकर मैं क्या करूंगी? अलमारी थोड़ी ना भरनी है। भाभी, लड़कियों को तो हमेशा अपनी अलमारी कपड़ों से भरी अच्छी लगती है, पता नहीं आपको क्यों अच्छी नहीं लगती। अरे और नहीं तो क्या, अंकुर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सारे सूट उसके पसंद के हैं और साड़ियां मेरी पसंद की। अब तुम जल्दी से इन्हें ट्राई करके आओ। देखते ही देखते सुधा के सामने कपड़ों का ढेर लग जाता है। अभी कपड़ों की शॉपिंग खत्म हुई थी कि संदीप और अंकुर सुधा को फुटवेयर के सेक्शन में ले जाते हैं, जहां पर एक से एक सैंडल थी। अरे कपड़े तो फिर भी ठीक है, लेकिन सैंडल लेने की क्या जरूरत है? मेरे पास रखी तो है। भला अब मेरे कोई पैरों को थोड़ी ना देखेगा कि मैं अपनी सस्ती सैंडल पहनी हूँ या महंगी। भैया, भाभी तो बस आपके पैसे बचाना चाह रही हैं। भाभी, इतनी सारी ड्रेस ली हैं, हर ड्रेस पर एक एक सैंडल तो लेनी होगी। एक्सक्यूज मी, आप ये सारी सैंडल दिखाइए। अंकुर तो छोटा है, लेकिन आप तो समझदार है ना, रोकिए इसे। अरे अंकुर, तुम जल्दी से टेप लेकर आओ, तुम्हारी भाभी का मुंह बंद करना है। तुम चुपचाप से बैठकर सैंडल ट्राई करो, और खबरदार एक वर्ड बोला तो। एक एक कर संदीप और अंकुर सुधा को ढेर सारी सैंडल पसंद करवाते हैं, और अब वो कई सारे जोड़े ले लेते हैं। और अब मिथिलेश सुधा को लेकर सीधा मॉल में बनी ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां वो अपनी बहू के लिए गोल्ड और डायमंड के कुछ सेट निकलवाता है। पापा जी, इन लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं कुछ नॉर्मल सेट पहन लूंगी ना, गोल्ड डायमंड लेने की क्या जरूरत है? रहने दीजिए ना। अगर तुम्हारी सास होती ना, तो मुझे ये सब दिलाने की नौबत ही नहीं आती। वो तो खुद तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देती रहती। अब तुम्हारी सास नहीं है तो उसका फर्ज तो मुझे ही पूरा करना होगा। मिथिलेश के कहने पर सुधा ये अपने लिए कुछ सेट पसंद करती है, और देखते ही देखते मिथिलेश उन सभी को ले लेता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद जब सुधा सभी चीजों का बिल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ मिलाकर लाखों में शॉपिंग का बिल आता है। ये देखकर सुधा, आप लोगों ने तो सच में हद कर दी। अगर बाजार जाते तो 4-5 हजार में शॉपिंग कंप्लीट हो जाती, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे लाखों की शॉपिंग करवा दी। चलो अब सारी शॉपिंग हो गई, जल्दी से घर चलते हैं। भाभी, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। क्यों भैया? अब क्या लेना है? कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल सब तो ले लिया, अब क्या बचा है? संदीप और अंकुर सुधा को अब एक ब्यूटी सैलून में लेकर जाते हैं, जहां वो सुधा के पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसका पूरा लुक चेंज करवाते हैं। मेकओवर के बाद सुधा काफी अच्छी लगती है, और जब वो अब सबके साथ घर आ जाती है तो अपनी बहू को देखकर मिथिलेश, आज अगर तुम्हारी सास होती तो तुम्हें इस तरह देखकर कितना ज्यादा खुश होती। बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं जानता हूं तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें ठीक से शादी का जोड़ा नहीं भिजवा पाए थे। हमारे घर में सभी मर्द हैं, हमें पता ही नहीं है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं, तो हमें जो सही लगा हमने भिजवा दिया। लेकिन अब तुम आ गई हो, इसलिए अब तुम्हें जो भी खुद से पसंद हो तुम ले सकती हो। इसलिए आज हम तुम्हें साथ ले गए, वरना ये सब तो हम तुम्हें लाकर सरप्राइज देते। और हाँ, तुम्हारी बहन की उतरन पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उतरन? लेकिन पापा जी, इस बारे में आपको कैसे पता चला? भाभी, मैंने बताया उस दिन जब आपकी बहन आपको मॉल में मिली थी और आपको ताने दे रही थी, तो मैंने सब सुन लिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, अगर मैं चाहता तो उस वक्त सुना भी सकता था, लेकिन मैं रिश्ते की मर्यादा में रहकर चुप रहा, और मैंने घर आकर सभी को ही सारी बात बताई। इतनी सी बात को लेकर सुधा के ससुराल वाले उसे लाखों रुपए की शॉपिंग करवा देते।